नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे अर्थशास्त्री भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं कि भारत सरकार को लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को ओवरऑल उसमें जो है सुधार करने के लिए, उसमें रिकवरी करने के लिए नोट छापने चाहिए और अपने खर्च को बढ़ाना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमी अपने ट्रैक पर वापस से जल्दी आ सके। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आखिर सरकार किस तरीके से नोट छाप सकती है और ये जो छापे हुए नोट होते हैं, जो मनी जो होती है, इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कोरोना की जो दूसरी लहर है, अप्रैल में उसने एकदम तेजी से अपना प्रसार किया और उसके बाद जो है लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लगा और आर्थिक गतिविधियां जो है बिल्कुल ठप पड़ गई। ऐसे में एक तरफ तो जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है, लोग बहुत सारे बीमार हुए हैं, साथ के साथ जो है लोगों की अर्थव्यवस्था भी जो है चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में जो हमारा 2021 का जो वित्त वर्ष था, जिसका जो आखिरी जो क्वार्टर था, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिखाई दे रहा था कि लोगों की इनकम में कुछ सुधार हो रहा है, उद्योग धंधों का जो आउटपुट बढ़ रहा था, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा था, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर से लॉकडाउन आ गया, अर्थव्यवस्था फिर से ठप पड़ गई और बेरोजगारी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है विकराल रूप जो है ग्रहण कर चुकी है। ऐसी स्थिति में अब सरकार के पास क्या विकल्प है कि सरकार किस तरीके से जो है गरीब लोगों को हेल्प करे, किस तरीके से उद्योग धंधों को हेल्प करे ताकि देश में फिर से जो है रिकवरी हो सके। नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भारत सरकार को अपने देश की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसके 1% से 2% का जो आकार का पैसा जो है खर्च करना चाहिए और उसके लिए जो है वो आरबीआई से नोट छपवा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो उदय कोटक है, भारत के प्रमुख बैंकर हैं, उन्होंने भी मनी प्रिंटिंग की बात कही है कि अर्थव्यवस्था का 1 से 2% जो है मनी प्रिंट कर सकते हैं, सरकार इसको जो है खर्च कर सकती है। ऐसे ही जो है विपक्ष भी इस प्रकार की बातें कर रहा है। मनी प्रिंटिंग वाले ये जो उपाय हैं, इनको अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों ने इस कोरोना के काल में अपनाया है। तो आखिर में मनी प्रिंटिंग भारत सरकार कैसे करवा सकती है और ये पैसा किस तरीके से खर्च हो सकता है। दरअसल भारत सरकार जब अपना बजट बनाती है तो बजट में भारत सरकार की सभी प्रकार के स्रोतों से जो कुल आय होती है वो कम रह जाती है और भारत सरकार को खर्चा जो है अपनी आय से काफी अधिक करना पड़ता है। तो ये जो खर्चा करना पड़ता है इसको सरकार जो है उधार लेकर करती है और एक वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार जितना भी उधार लेती है इसी को जो है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा इसको कहा जाता है। देखो, ये जो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट है, भारत सरकार का उधार है। मान लिया भारत सरकार की जो आय है वो 100 रुपया है और भारत सरकार को कुल जो खर्च करना है वो 110 रुपया है, तो 10 रुपए को भारत सरकार उधार लेती है और यही फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा होता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर में भाई जब हमारी आय कम है तो आय से अधिक खर्चा क्यों कर रही है सरकार। दरअसल आय से अधिक खर्चा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोई भी जो विकास करता हुआ देश है, विकास करता हुआ व्यक्ति है, वो यदि सिर्फ अपनी आय के बराबर ही खर्च करता है तो उसके विकास की दर जो है बिल्कुल धीमी हो जाती है, गति बहुत मंद हो जाती है। ऐसे समझ सकते हैं, यदि मान लिया किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए है, वो सोचता है कि कोई वो जो है इंडस्ट्री लगाए या वो सोचता है कि कोई वो जो है ट्रांसपोर्टर बने, कोई ट्रक खरीदे, तो उसको निश्चित रूप से उधार लेना होगा। मान लिया उसने जो है 15 लाख रुपए का उधार लिया बैंक से, 10 लाख रुपया उसका खुद का था, 25 लाख रुपया हो गया, इससे उसने ट्रक खरीद लिया। अब आप देखो, जब ट्रक खरीद लिया जाएगा तो ट्रक रोड पर चलेगा, ड्राइवर को नौकरी वहां पर मिली, ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर होता है या खलासी जो होता है उसको वहां पर नौकरी मिली, ट्रक बनाने वाली कंपनी का ट्रक बिका, तो वो ट्रक जो बिका है उसके बदले में एक ट्रक और कंपनी में बनाया जाएगा, वहां पर जॉब जनरेट होगा। जब ये ट्रक सामान लेकर जाएगा तो रास्ते में जो है ड्राइवर रुकेगा, वो खाना भी खाएगा और भी जो है चाय भी पिएगा, तो वहां पर जो है जॉब जनरेट होगा। फिर टायर घिसेंगे तो टायर कंपनी के लिए भी जो है टायर की जो है उत्पादन करने का वहां पे डिमांड क्रिएट होगी। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा आय से अधिक खर्चा किया गया तो भी वहां पर रोजगार जनरेट होता हमको दिखता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं को तो आय मिलेगी ही, लेकिन उसने बदले में बहुत सारा रोजगार भी जनरेट किया है। तो ऐसे में आप सोच के देखो कि जब भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए इस प्रकार से एक्स्ट्रा जब अर्थव्यवस्था में खर्च करती है तो वहां पर बहुत सारा रोजगार जनरेट होता है। और अब इसी कंसेप्ट को जो है यहां पर उसकी बात की जा रही है, आखिर में किस प्रकार से भारत जो है और ज्यादा जो है भारत सरकार खर्च कर पाए और रोजगार जनरेट हो। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दे। मीनिंग ये है कि
भारत सरकार जितना उधार लेती है अब उससे और ज्यादा उधार ले। दरअसल ये जो भारत सरकार उधार लेती है ये आरबीआई से लेती है, भारत के बैंकों से लेती है, भारत के अन्य जो वित्तीय संस्थान है उनसे लेती है, और आम जनता भी जब अपना पैसा जमा कराना चाहती है सरकार के पास तो उनसे लेती है। तो यदि भारत सरकार अपना कर्जा, अपना खर्च और बढ़ाएगी तो बैंक और ये जो आम आदमी है इनका धन जो है सरकार की तरफ जाने लगेगा। ऐसे में कोई आम आदमी है जिसको होम लोन लेना है, जिसको इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेना है, तो उस आम आदमी के लिए तो कर्ज की मात्रा कम पड़ जाएगी। तो राजकोषीय घाटा यदि सरकार का बढ़ेगा तो आम आदमी की तरफ जाने वाला जो कर्ज है वो कम हो जाएगा। तो आम आदमी को जब कम कर्ज मिलेगा तो वो कर्ज महंगा भी हो जाएगा तो उसको नुकसान होगा। तो राजकोषीय घाटा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसका नुकसान जो है आम आदमी को उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ सरकार को ये खर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि यदि वो जो है राजकोषीय घाटा बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, इन पर खर्च नहीं करेगी, किसानों की आय बढ़ाने वाले उपाय नहीं करेगी और जो है रोजगार सृजन करने वाले उपाय नहीं करेगी, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं देश का जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो बाधित हो जाएगा। तो एक तरफ तो कर्ज लेने में समस्याएं हैं, क्योंकि कर्ज यदि सरकार ज्यादा लेगी तो जो है आम आदमी के लिए ब्याज की तरह बढ़ेंगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों ना आप बगैर कर्ज लिए ही आरबीआई से अपने लिए नोट छपवा लो। तो जब आरबीआई से सरकार यदि नोट छपवाएगी तो इसको कहते हैं मॉनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण कर देना। इसमें क्या होगा कि भारत सरकार आरबीआई को अपने बॉन्ड देगी और आरबीआई से सीधे सीधे धन प्राप्त करेगी, और ये जो धन होगा ये उधार का धन नहीं होगा, तो ये राजकोषीय घाटा नहीं होगा। और सिर्फ आरबीआई से ही ये धन प्राप्त हो सकता है, नए नोट छापकर, इसको आम बैंक से तो लिया भी नहीं जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त धन आएगा इसको सरकार फिर खर्च कर सकती है, इसको लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो है दे सकती है उनके अकाउंट में, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको डायरेक्ट पैसा दिया जा सकता है, और बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, रेल है, पुल है, इन पर और खर्च बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा वो सारे के सारे क्षेत्र जहां पर रोजगार जनरेट होता है, जैसे उद्योग धंधे हैं, उनको भी पैसा दिया जा सकता है ताकि वहां पर भी रोजगार का सृजन हो। लेकिन यदि ये पैसा जो है आरबीआई के माध्यम से आता है यदि, तो फिर राजकोषीय घाटा सरकार का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कभी भी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर राजकोषीय घाटा नहीं करना चाहती। तो सरकार राजकोषीय घाटा यदि नहीं बढ़ाना चाहती तो ये जो है राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण जो है वो कर सकती है। लेकिन भारत सरकार ये जो मौद्रीकरण वाला जो कदम है इसको भी उठा नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि भारत सरकार को जो है भय किस बात का है। देखो, मौद्रीकरण जब इस प्रकार का किया जाता है, नोट छापकर अर्थव्यवस्था में डाले जाते हैं, तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि क्यों ना सरकार बहुत सारे नोट छापकर गरीबों में बांट दे तो इससे गरीबी मिट जाए। तो दरअसल यहां पर होता क्या है कि जब सरकार इस प्रकार से खर्च करती है, लोगों को धन उपलब्ध करवाती है, डायरेक्ट कैश भी दिया जाता है, उद्योग धंधे बढ़ाने के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा डाला जाता है, तो उसके साथ साथ एक और समस्या उत्पन्न होती है, वो होती है महंगाई की। तो क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है तो पैसा ज्यादा आने पर यदि सप्लाई बाधित है, पूर्ति बाधित है, वस्तुओं की और सेवाओं की ज्यादा पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाती है, महंगी। क्योंकि आप सोच के देख सकते हो, मान लिया बहुत सारे फ्लैट जो है बिकने के लिए हैं और बहुत सारे ग्राहक हैं, मान लिया बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, तो यदि ग्राहक बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो वो जो फ्लैट जो बिकने के लिए है उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे ही सभी वस्तुओं में और सभी सेवाओं में ऐसा होता है। यदि अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाएगी तो भी गरीब तो फिर भी गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि गरीब के हाथ में जो पैसे हैं अब वो पर्याप्त नहीं होंगे कि उन वस्तुओं को और सेवाओं को वो खरीद सके। तो इसीलिए भारत सरकार जो है वो बहुत ही जो है संभल कर जो है अपनी डिसीजन मेकिंग करती है, पॉलिसी बनाती है। भले ही बहुत सारे लोग इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं, बहुत सारे देशों में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यहां पर जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री चाहते हैं कि मोदी जी ने पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो क्यों ना ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किया जाए। हो सकता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से जो है ऊपर की तरफ बढ़े, गरीबी को दूर करने में, बेरोजगारी को दूर करने में हेल्प हो, लोगों को नीचे जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं उनको डायरेक्ट पैसा मिल सके। तो अब देखते हैं भविष्य में जो है भारत सरकार किस प्रकार की नीतियां अपनाती है, क्या वो मॉनेटाइजेशन और फिस्कल डेफिसिट जैसी नीति को अपनाती है, क्या लोगों को सीधे सीधे और जो पैसा सरकार दे सकती है वो पहुंचाती है। तो ये तो भविष्य में देखने वाली बात ही होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा कि आरबीआई से नोट छापकर लोगों में बांटने का क्या अर्थ है। तो ऐसे ही और जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ।